फंक्शन के दो प्रकार होते हैं बेसिकली, एक है एल्जेब्रिक और एक है नॉन एल्जेब्रिक। नॉन एल्जेब्रिक का नाम है ट्रांसेंडेंटल। एल्जेब्रिक में कौन कौन सा आ जाते हैं वो देख लीजिए, बस फटाफट आप स्पीड बढ़ाएंगे। एल्जेब्रिक में आएंगे पोलिनोमियल, पोलिनोमियल में आएगा कांस्टेंट और आइडेंटिटी, रैशनल, इरेशनल, पीसवाइज डेफिनेशन, ये भी एल्जेब्रिक है, मॉडुलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, ये सब एल्जेब्रिक है। ठीक है। दूसरा ट्रांसेंडेंटल में कौन कौन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, ये सब आते हैं। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। पोलिनोमियल क्या होता है आपको सभी को मालूम है। ठीक है। अब मुझे बता दो कि पोलिनोमियल में मुझे एक सिंपल सा जवाब दे दो कि x प्लस 1/x, अभी अपने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ पोलिनोमियल था, ये फंक्शन, ये पोलिनोमियल है या नहीं? x प्लस 1/x पोलिनोमियल है या नहीं? x प्लस 1/x पोलिनोमियल है या नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 1, ये पोलिनोमियल है या नहीं? क्या हो गया भाई? जवाब नहीं आया। तो यहां पे देखिए, इसको आप ऐसा देखो, x प्लस एक्स की पावर -1, x की पावर नेगेटिव हो गई, ये पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल में x की पावर केवल होल नंबर हो सकती है। यहां पे देखो x की पावर 1/2 हो गई, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल में जो पावर होती है, ये जो पावर n होती है, ये n पावर आपका होल नंबर होगा। ठीक है। सो जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an(x) की पावर n। ये जो पावर n है, दैट शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, या आप ऐसा भी कह सकते हो होल नंबर होता है, w। ठीक है, क्लियर। तो पावर में नेगेटिव नंबर आएगा तो पोलिनोमियल नहीं है, x की पावर में, x की पावर में फ्रैक्शन आएगा तो पोलिनोमियल नहीं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये पोलिनोमियल है, और डिग्री कितनी है, जो सबसे बड़ी पावर है वो पोलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। ये देखो, ये भी पोलिनोमियल है, 7, ये भी पोलिनोमियल है, इसमें x की पावर 0 है और पावर 0 अलाउड है। अब ये एक रिजल्ट आप लोग नोट कर ले सब लोग अपनी कॉपी के अंदर, इस फंक्शन को सेटिस्फाई करने वाला f(x) इंटू f(1/x) इक्वल टू f(x) प्लस f(1/x), इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले केवल दो ही पोलिनोमियल होते हैं, f(x) इंटू f(1/x) इक्वल टू f(x) प्लस f(1/x), इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले केवल दो ही पोलिनोमियल होते हैं। एक होता है f(x) इक्वल टू x की पावर n प्लस 1, दूसरा होता है f(x) इक्वल टू 1 माइनस x की पावर। या डायरेक्ट याद करना तो 1 प्लस माइनस एक साथ लिख लो, तो 1 प्लस माइनस x की पावर। ये रिजल्ट याद रखना है, प्रूफ करने नहीं जाएंगे। अगर f(x) इंटू f(1/x) इक्वल टू f(x) प्लस f(1/x) है, ठीक है, तो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करने वाले दो ही पोलिनोमियल होते हैं, जहां n आपका पॉजिटिव इंटीजर है। ये आपको याद ही रखना है, मैं इसका प्रूफ नहीं लूंगा, बुक्स में यू कैन गेट द प्रूफ। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, आप सभी जानते हो कि जहां पे y की वैल्यू क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, उसे हम कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। अब इसका डोमेन क्या है, ये ध्यान रखना, हर पोलिनोमियल का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। मैंने लिखा हुआ है, डोमेन ऑफ ऑल पोलिनोमियल इज ऑलवेज रियल नंबर। कोई भी पोलिनोमियल, जैसे 7 है, इसका डोमेन भी रियल नंबर है, सबका डोमेन रियल नंबर। अगर नहीं है डोमेन रियल नंबर का सब x इक्वल टू k, मतलब y इक्वल टू k हो गया, और y इक्वल टू k तो आप जानते हो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी, तो इसका ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये है आपके पास लाइन y इक्वल टू k। ठीक है, ये लाइन बन गई y इक्वल टू k। डोमेन क्या था इसका, f(x) इक्वल टू y इक्वल टू k का ऑल रियल नंबर। ये ग्राफ पूरे रियल नंबर के लिए बन गया, बिटवीन -∞ टू +∞। और इसकी हाइट कितनी आएगी, k आएगी, तो हाइट इसकी k होगी। ठीक, अच्छा, अब एक बहुत बात ध्यान से सुन लेना, बहुत ध्यान से सुनना, ये जो लिखी हुई है इस बात को समझा दूं। f(x) इक्वल टू k है फॉर ऑल रियल नंबर, मतलब मैं x का कोई भी इनपुट डालूंगा, आउटपुट हमेशा k आएगा। तो मैंने कहा 0 इनपुट डाल दो, तो f(0) k हो गया। मैंने कहा काम करो डाल दो, f(1) भी k हो गया। मैंने कहा 2 इनपुट डाल दो, तो f(2) भी k हो गया। मैंने कहा -1 इनपुट डाल दो, तो f(-1) भी k हो गया। मैंने कहा 1/2 इनपुट डाल दो, तो f(1/2) भी k होगा। मैंने कहा 2 की पावर 1/2 मतलब √2 डाल दो, तो √2 मतलब 1.41 ये डाल दो, तो उसकी वैल्यू भी k होगी। मतलब आप कोई भी रियल नंबर इनपुट डालोगे, आउटपुट हमेशा k।
ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट फंक्शन का रेंज हमेशा फिक्स्ड है, के है, सिंगलटन सेट के है, इनपुट तो इसका कोई भी रियल नंबर है, ठीक, तो कोई भी आप इनपुट डालोगे आपका आउटपुट हमेशा के आएगा। अच्छा, एक और बात समझो कि अगर एफ एक्स के है, एफ एक्स के है तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा, 0 हो जाएगा। बहुत बार हम आईआईटी में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, 3-4 बार पूछा जा चुका है कि भाई प्रूव करो ये कांस्टेंट फंक्शन है। अगर प्रूव करने के लिए आ जाए, एक लंबा चौड़ा रिलेशन दे देंगे, बोलेंगे प्रूव करो ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, उस रिलेशन को डिफरेंशिएट करके उसको 0 के बराबर प्रूफ कर देंगे, और जैसे वो 0 के बराबर प्रूफ हो गया उसके बाद हम ले सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू के। फिर वो क्या करते हैं, क्वेश्चन में मक्कारी करते हैं, बोलते हैं कि साहब एफ ऑफ 1 की वैल्यू अगर 5 है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू या एफ ऑफ 5 की वैल्यू मान लो 5 है, तो बताओ एफ ऑफ 10 की वैल्यू क्या होगी, क्या लिख रहा हूं, एफ ऑफ 1 की वैल्यू अगर 5 है या एफ ऑफ 5 की वैल्यू 5, तो आपने जैसे ही प्रूफ कर दिया कि कांस्टेंट फंक्शन है, इसका मतलब के की वैल्यू कितनी होगी, आपकी 5 होगी। और अभी मैंने बताया कुछ भी इनपुट डाल लो, अगर कांस्टेंट फंक्शन प्रूफ हो चुका है, देखो पहला काम क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया होगा ना लंबा चौड़ा, उसको डिफरेंशिएट करके 0 बनाना है, 0 बना दिया तो इससे हम कह सकते हैं फंक्शन कांस्टेंट है, ठीक। अब उसने क्वेश्चन में क्या करा, ऐसा दे दिया कि एफ ऑफ 5 है, तो अगर कंपेयर करो भाई, कांस्टेंट फंक्शन तो एफ एफ एक्स इक्वल टू क्यू होता है, तो एक्स की अगर मैं 5 भी पुट कर दूंगा, अगर मैं यहाँ पर मैं एक्स की अगर 5 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एफ ऑफ 5 कितना मिलेगा, के मिलेगा, और मुझे क्या गिवन है कि एफ ऑफ 5 कितना है, 5 है, इसका मतलब के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ, के की वैल्यू 5 हो जाएगी, है ना। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स जो के था, दिस विल बिकम, बाय दिस डिस्कशन, दिस विल बिकम व्हाट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5। अब क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन था, तो आप कुछ भी इनपुट दोगे, आउटपुट तो हमेशा 5 ही आएगा। अब आप इनपुट 10 दे दो, एफ ऑफ 10 कितना हो जाएगा, वापस 5 हो जाएगा। सोच लो मैंने क्या बोला, 3 बार से 4 बार इस बात पे क्वेश्चन पूछे गए। तो वो कुछ आगे अपने को जब हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे तो फंक्शन मिल जाएगा, उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करने पे हमको 0 मिल जाएगा, 0 मिलते ही फंक्शन आपका कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर वो कुछ वैल्यू दे देगा, उससे दूसरी वैल्यू पूछ लेगा। चलो अगली बात देखो, लीनियर फंक्शन देखो, इसमें भी एक बहुत छोटी सी बात है। लीनियर फंक्शन का मतलब होता है y इक्वल टू mx कह लो, या मैं आइडेंटिकल फंक्शन कहूं, यहाँ पे लीनियर, आइडेंटिकल कैसे छोड़िए, आइडेंटिकल फंक्शन कहो ज्यादा बेटर होगा, आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन, ये आइडेंटिटी फंक्शन मतलब y इक्वल टू एक्स, इसे हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इसका डोमेन भी क्या है, रियल नंबर है, और इसका रेंज भी रियल नंबर है। मैं 11th वाला फंक्शन थोड़ा सा आपको रिकैप कर रहा हूं, 1-2 क्लास लगेगी एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं, लेकिन पूरी चीज दिमाग में आपके ताजा हो जाएगी। ओके ठीक है। अब अगर मैं कभी क्वेश्चन में ऐसा कह दूं, बस इसका इतना ध्यान रखना, डोमेन रेंज दोनों रियल नंबर है, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट आएगा क्वेश्चन में, वो ये आएगा, वो बोलेगा एफ एक्स इफ फंक्शन इज आइडेंटिकली 0। वो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे देगा, फंक्शन इज आइडेंटिकली 0। आइडेंटिकली 0 मतलब आइडेंटिटी फंक्शन है और उसका आउटपुट 0 हो रहा है, तो आइडेंटिटी फंक्शन कौन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, आइडेंटिकली 0, इसका मतलब उसका आउटपुट 0 हो रहा है। तो 0 आउटपुट कब मिलेगा, जो इनपुट होगा वही आउटपुट होता है इसमें, तो इसका मतलब एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, ये इसकी कहानी है। तो अगर क्वेश्चन में उसने कह दिया कि फंक्शन इज आइडेंटिकली 0, इट मींस एफ ऑफ 0 को 0 लेना है। क्या लेना है, एफ ऑफ 0 को आपको 0 लेना है। अगर वो कह रहा फंक्शन इज आइडेंटिकली 0, अगर वो कह रहा फंक्शन इज नॉट आइडेंटिकली 0, अगर वो कह रहा एफ एक्स इज नॉट आइडेंटिकली 0, अगर वो ऐसा वर्ड यूज करता कि आइडेंटिकली 0 नहीं है, तो आपको लेना एफ ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट्स आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, अभी भले नहीं मिलेंगे, आगे मिलेंगे कि मिलेंगे, ठीक है। बाकी मैं ग्राफ पे नहीं जा रहा हूं, ग्राफ तो आपको ऑलरेडी हम कर चुके हैं,
तो उसमें उतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये तो स्ट्रेट लाइन है, आप सब जानते हैं, जहां मुझे जरूरत होगी मैं बना दूंगा। प्रॉपर्टी तो कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है, ठीक है। पावर फंक्शन में दो केस बनाए थे आपको, देखिए इवन पावर और एक ऑड पावर, ठीक। पावर फंक्शन एक ग्राफ कैसे बनाया था आपको याद है? मैंने वो पॉइंट लिए थे जिसको स्क्वायर करने पर वैल्यू चेंज नहीं, वो पॉइंट आपका 1 और -1 था। y की वैल्यू 1 का स्क्वायर करोगे वापस 1 मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर? स्क्वायर करने पे वापस वही वैल्यू मिलनी चाहिए थी, मतलब x की का 1 रखने पे स्क्वायर किया तो y की वैल्यू 1 मिल गई, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, स्क्वायर करने पे वैल्यू वही मिल गई। तो इस पॉइंट के मैंने बताया था, इस पॉइंट से कम पे और ज्यादा पे पूरी कहानी बनेगी। याद करो, मैंने स्पेशल केस तरीके से बताया था इसको। तो इससे जैसी वैल्यू बढ़ाओगे तो ग्राफ ऊपर चले जाएगा, और 0 से 1 के बीच में ग्राफ ऑटोमेटिक क्या होगा, इस लाइन के नीचे आ जाएगा। आप तो जानती हो पैराबोला ग्राफ ऐसा होता है। लेकिन याद करो, मैंने अब स्पेशल तरीका बताया था पावर फंक्शन का, उसमें यही कहा था, इसको मैंने कहा था पाइवोट पॉइंट, ठीक बोला था ना, पाइवोट, वो पॉइंट जिसका स्क्वायर करने पे वापस फंक्शन की वैल्यू मिल जाए, सेम वैल्यू मिल जाए, वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है ना। तो उसको लेकर बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर का ग्राफ तुमको मालूम ही है, इसमें कुछ भी नहीं करना मुझे। एक्स क्यूब का ग्राफ में वही स्थिति थी, 1 और -1, 1 का स्क्वायर क्यूब करूंगा 1 मिलेगा, -1 का क्यूब करूंगा -1 मिलेगा। तो इसका ग्राफ भी 1 से ज्यादा पे ऊपर चले जाएगा, 0 से 1 के बीच में क्या होगा, इस लाइन के नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू में क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और -1 से उस पर नीचे चले जाएगा। -1 से कम पे आप देख लो, अगर -2 पुट करोगे तो ये हाइट -2 होगी, और -2 का क्यूब तो -8 होगा, तो वो तो नीचे पहुंच जाएगा, ये -8 हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ ये सब आपको मालूम है, इसलिए ये सब मैंने पूरा लिख रखा, डोमेन क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, क्या क्या कहानियां हैं, सब जो आपको ऊपर समझाए, पीरियोडिक है नहीं है, बाउंडेड है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, ऑड है, इवन है, सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ग्राफ से देख के बता सकते हो बड़ा फटाफट कि ये भैया ये बताओ ये बाउंडेड है क्या, बाउंडेड तो नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी जा रहा है, -इन्फिनिटी जा रहा है, नॉट बाउंडेड है, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दिख ही रहा है, इंक्रीजिंग है भाई, ठीक। अच्छा, पीरियोडिक है क्या? नहीं, एक ही ब्रांच है, पीरियोडिक भी नहीं है। फिर ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है? क्लियर दिख रहा है, ऑड फंक्शन है, जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसा ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, हर ग्राफ के बारे में लिखा हुआ है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब इसी बात को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और बना दिया, ग्राफ थोड़ा देख लेना है कि देखो, जितनी पावर बढ़ेगी उतना ग्राफ एक्स एक्सिस की तरफ नीचे आएगा, और जितनी पावर बढ़ेगी उतना ग्राफ 1 से ज्यादा पे वाई एक्सिस की तरफ आएगा, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोई आपसे बोल दे कि ये बताओ एक्स अगर 0 से 1 के बीच में है, ये सब काम आते हैं फिर डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, ये सब कहानियां। एक्स अगर 0 से 1 के बीच में है तो बताओ एक्स की पावर 6 और एक्स की पावर 4 के बीच में क्या इनइक्वालिटी रिलेशन है, कौन बड़ा है? तो क्लियर दिख रहा है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो एक काम करो, एक्स 1/2 पुट कर दो, तो 1/2 की पावर 6 है ना, तो मतलब 1 बाय कितना हो गया 64, और 1/2 की पावर 4 1/16। अब क्लियर दिख रहा है कि 1/64 1/16 से तो छोटा है, तो इसीलिए जितनी पावर बढ़ेगी उतना ग्राफ आपका एक्स एक्सिस की तरफ आ जाएगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात? क्लियर? वैसे ही आप क्यूबिक में देख सकते हो, याद नहीं करना, चाहो तो वेरीफाई कर लो, ओके। तो ये चीजों का हमें आगे जाके थोड़ा थोड़ा यूज मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए इस पहले क्वेश्चन पे, जल्दी लगा के दीजिए मुझे। fx is a polynomial satisfying the relation f of x into f of 1 by x equal to f of x plus f of 1 by x. f of 2 is 513. Find f of 1. देखो कैसे सॉल्व करोगे उसको समझो सब लोग ध्यान से, प्रोसीजर समझ लो। हमारे पास एक्चुअली में दो फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, एक प्लस वाला भी, एक माइनस वाला। अब हमें पहले डिसाइड करना है कि प्लस वाला हमारा आंसर है कि माइनस वाला आंसर। इसको डिसाइड करने के लिए f of 2 आपको दिया हुआ है, तो fx तो आपके पास है, fx आपके पास है 1 प्लस माइनस x की पावर n। अब f of 2 कितना दिया आपको? f of 2 आपको दिया हुआ है 513। तो चलो यहाँ पे x की 2 पुट कर देते हैं, यहाँ पे x की 2 पुट कर दो, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस x की 2 पुट किया, 2 की पावर n इक्वल टू 513।
क्लियर दिख रहा है कि 1 में से अगर -2 की पावर n करूंगा तो 513 तो नहीं आएगा. So this relation is only possible, one is only possible, या one is possible, कब possible होगा? If we have what? We have positive sign. ठीक है, पॉजिटिव साइन लेंगे. If we take positive sign, तो अब हम ले रहे हैं कि 1 + 2 की पावर n, दिस इज इक्वल टू 530. अब इस 1 को उधर भेज दो. सो 2 की पावर n इक्वल टू 512, और 512 को मैं 2 की पावर कितना? 9. अब कंपेयर कर दो, और जैसे ही कंपेयर करूंगा तो n की वैल्यू मुझे मिल गई. तो n की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा? 9 मिल गई. और फंक्शन का साइन क्या डिसाइड हो गया? प्लस डिसाइड हो गया. तो मेरा फंक्शन बन गया 1 + x की पावर 9. तो इस डेफिनेशन और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो फंक्शन है वो है 1 + x की पावर 9. अब f(1) निकालना है, कोई दिक्कत ही नहीं है. f(1) पुट करो x की 1 + 1 की पावर 9, तो रिजल्ट हो गया आपके पास 2. ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिए. डोमेन ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इज r, देन द रेंज विल बी, क्या आएगा? रेंज भी रियल नंबर होगा. x³ के ग्राफ को सोचो, उसका डोमेन है रियल नंबर, रेंज भी रियल नंबर. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये. डोमेन कभी भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का अगर r दिया है तो आंख बंद करके रेंज को r लो. आंख बंद करके रेंज को r लेना है. ठीक है, क्लियर? अब यहाँ डोमेन रेंज बोला है तो फटाफट तुम निकाल लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना. लेकिन अगर ऑड की जगह इवन डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा तो रेंज उसका सबसेट होगा. तो यहाँ उसी पे मैंने क्वेश्चन बना दिया, इसी बात को लेकर मैंने यहाँ क्वेश्चन बना दिए. अच्छा बताओ, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का डोमेन क्या होगा? ए का fx इक्वल टू -10 डोमेन. इसका डोमेन क्या बोलो? इसका डोमेन है रियल नंबर. व्हाट इज रेंज? रेंज है, व्हाट इज रेंज ऑफ दिस ए? इसका रेंज क्या है? ये तो सिंगलटन सेट हुआ ना बेटा, तो रेंज है सिंगलटन सेट -10. ठीक है, सिंगलटन सेट -10, -10 मत बोलो, सिंगलटन सेट -10 केवल एक ही पॉइंट है. ठीक है, तो बाकी जो तुम मेरे ख्याल से कर लोगे, ऐसी दिक्कत नहीं है. थोड़ा भी कंफ्यूजन है, ग्राफ दिमाग में ले आना. चलिए अब आ जाइए. ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एंड फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी. मिनिमम मैक्सिमम का ग्राफ दे दिया मैंने. ठीक है, क्यों दिया मैंने ये ग्राफ? यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी पीछे कुछ ग्राफ गए थे, उसमें आप अगर ध्यान से देखते हो तो आपके पास ये ग्राफ बन रहा है. जैसे ये ग्राफ है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि क्या मिनिमम होगा, मैं आपसे बोलूं कि बताओ मैक्सिमम ऑफ x, x² क्या है? तो मैक्सिमम ऑफ x, x² की अगर आप बात करते हो तो देखो x का ये रहा ग्राफ और x² का ये ग्राफ है. मैक्सिमम का मतलब इन दोनों में जो बड़ा है. तो 1 से बड़े पे क्लियर दिख रहा है कि अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो कौन बड़ा है इन दोनों ग्राफ में? किसका ग्राफ ऊपर है? मैक्सिमम का मतलब ऊपर ग्राफ. किसका ग्राफ ऊपर है? x² का ऊपर है. अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में, इक्वल टू यहां आप ले सकते हो, तो ग्राफ किसका बड़ा है? किसका ग्राफ ऊपर है? इसमें डॉटेड ग्राफ, और इसमें कौन ग्राफ ऊपर है? ये ऊपर है, तो ये मैक्सिमम है, x है. यहाँ 0 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. फिर उसी प्रकार से अगर आपके पास x आपका -1 से 0 के बीच में है, तो अब ग्राफ किसका ऊपर है? इन दोनों में से किसका ग्राफ ऊपर है? तो ये वाला ग्राफ ऊपर है. फिर ये आपके पास x है. ठीक है, ये x होगा कि -x होगा? क्या होगा? अगर मैं x बोल रहा हूं तो ये -x पे क्यों जाऊंगा? मैं ये ग्राफ में नीचे लेके जाऊंगा. तो इसके बाद मैं बोलूंगा, यहाँ पे मैं अब चेंज कर दूंगा. मैंने x लिखा ना, -x थोड़ी डाला इसके अंदर. तो थोड़ा सा ध्यान दो, इसको नहीं लेना है, पूरा इस लाइन को लेना. अब इस ग्राफ में ये डॉटेड लाइन कंसिडर नहीं करनी आपको. अब इस वाले पैराबोला के ग्राफ में और ये लाइन के ग्राफ में किसका ग्राफ ऊपर है? पैराबोला का. तो फिर मैं लिखूंगा कि x² होगा, क्या होगा बेटा? ये x² होगा. कब? जब x की वैल्यू 0 से छोटी.
ये इसका डेफिनेशन बन गई, है ना। मिनिमम की वैसी बना दीजिएगा। अच्छा, अब आप मुझको बताइएगा क्यूबिक में सेम चीज में देखूं, ये रही क्यूबिक में, डेफिनेशन बताओ, मिनिमम की डेफिनेशन बताओ। मुझे मिनिमम चाहिए x कॉमा एक्स क्यूब, डेफिनेशन लिखो, राइट इन योर कॉपी। तो पहले हम y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट देख लेंगे और फिर हम यहाँ डेफिनेशन लिखना चालू करेंगे। मिनिमम मतलब इन दोनों ग्राफ में जिसका ग्राफ नीचे है उसे कंसिडर करना है। तो बताओ, अगर x 1 से बड़ा होगा तब क्या डेफिनेशन आएगी? अगर x 0 से 1 के बीच में होगा तो क्या डेफिनेशन लूंगा? अगर x -1 से 0 के बीच में होगा तो क्या डेफिनेशन लूं? x अगर लेस देन इक्वल टू -1 होगा तो क्या डेफिनेशन? 1 से बड़े पे एक्स क्यूब को लूं कि x को लूं? मिनिमम किसका ग्राफ नीचे है? 1 से बड़े पे आंसर बताओ। x, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, 0 से 1 पे कौन सा ग्राफ आएगा? 0 से 1 पे आंसर बताओ। 0 से 1 पे कौन आएगा? एक्स क्यूब, वेरी गुड। -1 से 0 पे किसका ग्राफ नीचे है? -1 से 0 के बीच में किसका ग्राफ नीचे है, मिनिमम है इन दोनों में? बोलो, ये और कि ये? कंफ्यूजन चालू। कौन नीचे? एक्स वाला नीचे, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक, जो सीढ़ी जैसा है, जो नीचे वो नीचे, खत्म बात, उसमें दिमाग नहीं खर्च करना है। -1 से कम पे कौन नीचे इन दोनों में से? क्लियर दिख रहा है? ये नीचे, बिलो, बिलो, नीचे, बस ये हो गई, समझ गए? क्लियर? चलो, तो अब बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, ग्राफ बनाओ, डेफिनेशन लिखो। अच्छा, इसमें मैंने एक और चीज पूछी थी, उसको भी थोड़ा समझा दूं। एक और चीज पूछी थी, बहुत ही पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी ना, हाँ वो भी समझा दूं। पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी का मतलब जहां शार्प टर्न होगा ना, वहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो अब देखो, अगर मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं तो ग्राफ कौन सा बना? मैं इसको रेड से बना रहा हूं। मिनिमम का ग्राफ एक ये बना, फिर ये बना, फिर यहां से ग्राफ एकदम शार्प टर्न ये हो गया, फिर यहां से ग्राफ एकदम शार्प टर्न ये हो गया। तो जहां जहां शार्प टर्न है वो आपका जो है पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी है। तो कहाँ का शार्प टर्न है? देखो, यहाँ और यहाँ एकदम शार्प टर्न है ना। तुम गाड़ी ऐसी ले आके एकदम यूं मोड़ सीधी कर सकते हो क्या? पॉसिबल ही नहीं, गिर जाओगे। आप ये सोचो कि आप अपनी बाइक लेके जा रहे हो, तो बाइक आप कर्व पर यूं ले जा रहे हो, एकदम यूं मोड़ दोगे क्या? हैंडल मोड़ दोगे? पॉसिबल ही नहीं होता, गिर जाओगे। तो बस वो है, वो शार्प टर्न है जो आप यहाँ पे नहीं ले पा रहे हो। तो 1 पे आपका शार्प टर्न है, तो 1 जो है नॉन डिफरेंशियबिलिटी की पॉइंट हम बोल रहे हैं। कहाँ कहाँ फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा, तो वो x इक्वल टू 1 पॉइंट हो गया। और क्या 0 पे भी शार्प टर्न है? क्या गाड़ी ऐसे ले आके एकदम यूं मोड़ दोगे? अपनी बाइक यूं ले आके यूं मोड़ लोगे? फिर प्रॉब्लम है। 0 भी है। -1 पे देखो, यूं तुम बाइक सीधे लेके आए, एकदम मोड़ दी, पॉसिबल है क्या? फिर नहीं है। तो ये दीज आर द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। अच्छा, कंटिन्यूअस कहाँ पे? ये कंटिन्यूअस मतलब कहीं गैप है क्या ग्राफ में? कहीं गैप नहीं है, तो कंटिन्यूअस से ऑल रियल, ठीक है ना। ठीक, समझ में आ गई बात? चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर। छोटा सा पॉइंट वहां पे छूट गया था जो क्वेश्चन के साथ था। चलिए बनाइए, मैक्सिमम का ग्राफ बनाइए और पता करिए कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशियल है। तो ये 1 पॉइंट हो गया, ये 0 पॉइंट हो गया, -1 हो गया, तो अभी मैंने देख ही लिया। अच्छा, फिर 1 पे ये 1 बना, ये हाइट 1 है, और मैंने यहाँ पे बोला है 2, ये 2 बनाते ब्लैक से।
तुम्हारी क्लास कब है? क्लास नहीं है, मीटिंग है 10 मिनट में। मैं क्लास कर 10-15 मिनट में बंद कर। 1 बजे से है ना? 12:48। ये आपके पास 2 हो गया। अब देखिए ये सब आपके पास कहानी आ चुकी है। अब अपन इसका देखते हैं। मैक्सिमम मतलब जिसकी ग्राफ सबसे ज्यादा है। ये जो पॉइंट है इसका इंटरसेक्शन निकालो। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा ना, ये तो 2 ही आ जाएगा। ये तो y = x है ना बेटा, तो 2 आ गया। ये x³ है। अब x³ और 2 का इंटरसेक्शन निकालो। x³ और 2 को सॉल्व करो तो x की वैल्यू 2⁻1/3, तो ये 1 से थोड़ी बड़ी आएगी। यहां कहीं आ गया ये 2⁻1/3। तो आपके पास 1 0 1 2⁻1/3 2 इतने सारे पॉइंट मिल गए। अब थोड़ा सा मैं मैक्सिमम वैल्यू लिखना चालू करता हूं। बताइए, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है ना, 2 से बड़ी पे कौन मैक्सिमम है? 2 से बड़ी पे देखो, 2 से बड़ी पे किसका ग्राफ सबसे ऊपर है? तो सर ये तो x³ का ग्राफ ऊपर है नहीं? ये ग्राफ ये ग्राफ ये ग्राफ और ऊपर आएगा। अच्छा, तो 2⁻1/3 से बड़े पे कौन ऊपर है? तो x³ भी ऊपर है, तो मैं सीधा लिखूंगा x अगर 2⁻1/3 से बड़ा है, तो x अगर 2⁻1/3 से बड़ा है तो ग्राफ किसका है? x³ का है। ओके, इसके बाद से ये भी कवर हो गया। ठीक है ना भाई, यहां भी देख लो ना, इन तीनों में कौन बड़ा? यही बड़ा है। अच्छा, अब x की वैल्यू अगर 2⁻1/3 से 1 के बीच में लूंगा तो इस केस में ग्राफ यही वाला बड़ा है, ये 2 वाला। इधर 0 से 1 लूंगा तो इन तीनों में ग्राफ यही बड़ा है, इधर लूंगा तो भी ग्राफ यही बड़ा है। तो अगला तो सीधा केस हो गया x से लेस देन 2⁻1/3 इक्वल टू कहीं भी डाल दो, इसमें आपके पास ग्राफ है केवल 2 और बाकी कोई ग्राफ आपके काम के है ही नहीं। बाकी दूसरे ग्राफ का हमें यहां पे जरूरत ही नहीं पड़ा इस केस में। देखो ध्यान से देख लो, पड़ी क्या जरूरत? अरे बेटा यहाँ पे ये 2 ग्राफ और ये 1 ग्राफ, इन तीनों में कौन सबसे ऊपर है? जो ग्राफ ऊपर है वो मैक्सिमम है, तो यही ऊपर है। इसके पहले तो यही ऊपर है पूरा, और इसके बाद ये ऊपर है हमेशा, तो केवल 2 ही ग्राफ आए पिक्चर में। अच्छा, अब मैंने कहा बताओ, तुम अपने कॉपी में बनाओ y = मिनिमम ऑफ, इसी का मिनिमम बना दो तुम। डेफिनेशन लिखो, सब चीज तो बना हुआ है यहाँ पे। अब 2 से ज्यादा पे मिनिमम ग्राफ अलग है, 2⁻1/3 से 2 के बीच में देखो मिनिमम ग्राफ, जो मिनिमम का होता है जो ग्राफ नीचे है वो अलग है। 1 से 2⁻1/3 में देख लो, हाँ नहीं वहां पे सेम आ जा रहा है। थोड़ा देखो, ध्यान से देखना है ना, इन चीजों को ध्यान से देखना है। मिनिमम में केस बन रहा है ज्यादा। ठीक है, लिखो डेफिनेशन। लिख लिया आपने? देखो 2 से बड़े पे ये इन तीनों में ये कम है, तो जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो मिनिमम ग्राफ है 2 का। अब जब x की वैल्यू 2⁻1/3 से 2 के बीच में है तो इन तीनों ग्राफ में ये सबसे कम है। वो ग्राफ तो 1 से ज्यादा में भी है, यही कम है। तो यहां सीधा ले लो, जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, 1 से 2 के बीच में है, तो ये y = x मिनिमम है। फिर आप देखो कि यहां से 0 से 1 के बीच में इन तीनों ग्राफ में कौन नीचे है? ये नीचे है, क्यूबिक। जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ये क्यूबिक नीचे है ना। फिर देखो जब -1 से 0 के बीच में कौन है इन तीनों ग्राफ में? फिर ये x आ जाएगा। फिर -1 से कम पे कौन हो जाएगा? x³ आ जाएगा। तो और 2 डेफिनेशन इसमें और घुसेगी। तो -1 से 0 पे जब x की वैल्यू -1 से 0 है तो उस समय आपके पास x है, और जब x की वैल्यू -1 से छोटी है तो उसके बाद फिर वापस x³ है। तो मिनिमम में इतनी सारी कहानी बन गई। ठीक है, तो मिनिमम का ग्राफ बनाता हूं मैं रेड पेन से। मिनिमम, ये मिनिमम का ग्राफ बना रहा हूं फाइनल। ठीक है, बना दूं यहाँ पे रेड पेन से, देखो ध्यान से। ये बना, उसके बाद ये बना, फिर उसके बाद ये बना, फिर उसके बाद ये बना,
फिर उसके बाद ये बना, ये वैल्यू का ग्राफ है। और शार्प टर्न कहाँ है? -1 पे, 0 पे, 1 पे और 2 पे। ये -1, 0, 1, 2 ये 4 पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। समझ गया मेरी बात? ये 4 पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है।